और आज कॉफी पर उस शब्द की बात होगी, उसको समझेंगे जरा डीपली। भाई ये डीप स्टेट है क्या? डीप स्टेट पर खूब जमकर राजनीति हो रही है, मोदी स्टेट वर्सेस डीप स्टेट की बात हो रही है। डीप स्टेट होता क्या है? इंग्लैंड से होते हुए अमेरिका, और अमेरिका में फलने फूलने के बाद ये हिंदुस्तान कैसे पहुंच गया, और पहुंच गया तो कितना डीप है, और क्या इतनी कुव्वत रखता है कि हिंदुस्तान में तख्ता पलट या हमारे देश में कुछ अनरेस्ट पैदा कर सके। इन तमाम पहलुओं को हम समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी हैं, आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पूर्व डिप्लोमेट जेके त्रिपाठी जी हैं, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो प्रदीप जी आपसे शुरुआत करती हूं। बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं डीप स्टेट डीप स्टेट डीप स्टेट। जरा हमारे कॉफी के जो दर्शक है उन्हें समझा दीजिए कि भाई ये डीप स्टेट भला क्या है। देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो ईश्वर और प्रकृति के बाद अदृश्य शक्ति है। अच्छा। जो कॉलोनियल पावर की हेजीमनी को बरकरार रखने के लिए काम करती है। और इसका कोई चेहरा नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, ये कोई औपचारिक संगठन नहीं है। तो इसमें तमाम तरह की लॉबीज है। इसमें जो है आपको एक्स प्रेसिडेंट्स मिल जाएंगे। इस समय तो जो वर्तमान प्रेसिडेंट है वो भी एक तरह से उसका हिस्सा है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से उन्हीं के जो अभी नए चुने गए हैं राष्ट्रपति आरोप लगा रहे हैं। उसके अलावा जो है फार्मा लॉबी है, ड्रग लॉबी है, आर्म्स लॉबी है, कॉरपोरेट्स हैं। ये सब दुनिया के हर देश को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। जहां भी दुनिया में, मतलब केवल भारत की बात नहीं है, दुनिया में कोई भी देश जहां कोई राष्ट्रवादी शक्ति या राष्ट्रवादी नेता जो अपनी शर्तों पर अपने देश के हित के बारे में बात करता हो, वो उनको पसंद नहीं है। उसका तख्ता पलटने की कोशिश होती है। जैसे मोदी जी हैं, मतलब नेशन फर्स्ट वाली उनकी पॉलिसी है, तो ये डीप स्टेट वालों को पसंद नहीं आएंगे। नहीं, ये केवल मोदी जी की बात नहीं, इससे पहले इंदिरा गांधी की बात ले लीजिए। अच्छा। इंदिरा गांधी भी नहीं पसंद थी, और ये माना जाता है, अब इसका कोई प्रमाण तो है नहीं, कि इंदिरा गांधी की हत्या भी डीप स्टेट ने करवाई। अच्छा। अलग अलग देशों में अलग अलग इस तरह के, वो अपने राष्ट्रपति की हत्या करवा चुके हैं। इस बात के, मतलब जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है उनके पास है प्रमाण। लेकिन ये इसके बारे में कोई बोलता नहीं था। कम से कम भारत में तो कोई बोलता है, नाम ही नहीं लेता था। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, बहुत छोटे से अनुभव से, और से बहुत से लोगों के होंगे। आप सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे डीप स्टेट का नाम लीजिए अपने वीडियो में या अपने ट्वीट में, वो आपका रोक दिया जाता था। अच्छा। अब नहीं होता है। ये जो एस जयशंकर ने जाके अमेरिका में ओल्ड बिजनेसमैन का बिना नाम लिए जॉर्ज सोरोस का कहा, और उसके बाद जो अभी पार्लियामेंट में हो रहा है डीप स्टेट को लेकर जिस तरह से हमला हो रहा है, और राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से हमला किया है, उसके बाद ये डीप स्टेट की बात ज्यादा होने लगी है, खुले तौर पर होने लगी है। मुझे लगता है कि पहली बार डीप स्टेट पर सार्वजनिक रूप से इस तरह का हमला हो रहा है। उसके खिलाफ बोला जा रहा है, उसके खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं। तो अब ये डीप स्टेट 20 जनवरी के बाद कितना ताकतवर रहेगा, क्योंकि इसकी ताकत तो वहीं से आती है। जो यानी डीप स्टेट कहीं भी हो दुनिया में, अमेरिका ही मोर और लेस फंडिंग करता है। अमेरिका ही करता है। अमेरिका, देखिए, अमेरिका के लिए 3-4 चीजें हैं। या तो आप दोस्त हैं या दुश्मन हैं, या तो आप क्लाइंट हैं या पोटेंशियल क्लाइंट हैं। भारत इन चारों परिभाषाओं में फिट नहीं बैठता है। तो भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं। लेकिन कोई भी डीप स्टेट का कोई भी देश या कोई भी बड़ा देश किसी दूसरे देश को बराबर, मतलब अगर पार्टनर कह रहे हैं तो मतलब बराबरी का संबंध हुआ। तो बराबर का तो चीन को नहीं माना अमेरिका ने, भारत को कैसे मानेगा? लेकिन चीन को रोकने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को भी अमेरिका की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, चीन की दृष्टि से भी और जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से। तो भारत इस समय जो कर रहा है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में क्या है, जैसे अमेरिका करता है कि उसके नेशनल इंटरेस्ट में जो है वो सही है, तो कभी वो गुड तालिबान की बात करेगा, कभी बैड तालिबान की बात करेगा, गुड टेररिस्ट की बात। जो टेररिस्ट अमेरिका को परेशान नहीं कर रहा है वो गुड टेररिस्ट है, जो उसको परेशान कर रहा है वो बैड टेररिस्ट है। तो उनकी परिभाषा इस हिसाब से चलती है। ठीक है। तो अब भारत ने तय किया कि भाई, अमेरिका नहीं चाहता था कि रूस से जो है भारत के संबंध इस तरह के, खासतौर से सैंक्शंस के बाद। सैंक्शंस के बाद भी हमने S-400 खरीदा, तेल भी खरीदा, और उसी यूरोप को जिसने सैंक्शन लगा रखे हैं रिफाइन करके उसी यूरोप को भेजा।
और यूरोप के कई देश ये मान चुके हैं कि भारत ने हमारी इकोनॉमी को बचा लिया। तेल और गैस ना हो तो उनके यहां तो महंगाई आसमान पे पहुंच जाती। ठीक है। तो ये बात जो है ये डीप स्टेट को पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए लंबे समय से कोशिश चल रही थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत लगा दी उन्होंने। ये जो आंदोलन हुए उससे पहले, ये किसान आंदोलन, सीए के खिलाफ आंदोलन, ये सब इसी का हिस्सा था। त्रिपाठी साहब कह रहे हैं, हाँ मतलब आप मान रहे हैं कि देश में जो उथल पुथल हुई है और अभी मणिपुर में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ भी आंदोलन हमने सड़कों पर देखे, हिंसा देखी, वो डीप स्टेट का ही काम था? जी बिल्कुल, मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि भारत में जो भी हो रहा है वो सिर्फ आंतरिक शक्तियों या आंतरिक पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से नहीं हो रहा है। उसकी फंडिंग बाहर से होती है, उसके प्लान बाहर से बनाए जाते हैं, उसके टूल्स बाहर से आते हैं, और ये सब आज से नहीं हो रहा है। जैसा कि आपने कहा, ये इंदिरा गांधी जी के टाइम से हो रहा है, अलग अलग स्थितियों में हो रहा है। देखिए, डीप स्टेट बेसिकली, डीप स्टेट क्या है कि राज्येतर या राष्ट्रेतर वो शक्तियां होती हैं जो कि अपने निहित स्वार्थ के लिए अपने राष्ट्र को भी नहीं देखती, जो अपने निहित स्वार्थ के लिए ही काम करती हैं, और वो उसमें अपने राष्ट्रपति के यानी हमारे देश के लोग ही डीप स्टेट वालों के साथ हाथ मिला के हमारे ही देश को अनस्टेबल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। और ये चीज जो है ये कई बार जाहिर भी हो चुकी है। देखिए, जैसे जो खालिस्तान, जो सिख आंदोलन था या किसानों का आंदोलन, अब देखिए तथा कथित किसानों का आंदोलन मैं कहता हूँ, क्योंकि आंदोलन में जितने किसान हैं सब बहुत बड़े बड़े लखपति हैं, इनकम टैक्स नहीं देते हैं और बिजली फ्री चाहते हैं, खुद बिजली फ्री चाहते हैं, और वो छोटे किसानों को अपने ट्यूबवेल से बिजली का पैसा लेकर के तब पानी देते हैं। तो वहाँ से कनाडा से फंडिंग हो रही है, ये बात अब साफ हो गई है। इसी तरह से जॉर्ज सोरोस इस मामले में बदनाम है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट्स आई थी वो भी क्या थी, आप देखिए फिर फाइनली क्या हुआ। तो ये एक के बाद एक करके प्लान्ड, सुनियोजित तरीके से, हाँ मतलब धारा 370 हटे तो सोरेस को दिक्कत होती है। हाँ। मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री हैं 2023 में, अलोकतांत्रिक हाँ। हैं कैसे हैं, तो उनको दिक्कत होती हाँ, है। क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता इसमें सोरोस का टेक्निकली क्या लेना देना है। हाँ। वो अपना घर तो संभाल नहीं पाते, इतने बुजुर्ग हो गए कि कब टपक जाए ये भी पता नहीं लगेगा। लेकिन वो जो है खुद उन्होंने क्या किया, हंगेरियन बॉर्न है, हंगरी के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया। तो ये जो है ये एक तरह से अपने हित के लिए, अपने निहित स्वार्थ के लिए ये सब लोग काम करते हैं। और ये अमेरिका में नहीं, डीप स्टेट कई विकसित देशों में है, जो कि आर्म लॉबी है, ड्रग लॉबी है, जैसा कि कहा गया, यानी ड्रग कार्टेल भी हैं मैक्सिको वगैरह में। ड्रग कार्टेल दिल्ली में तक एक दूसरे को चुके हैं। उलट देते हैं, सरकार उलट देते हैं। तो ये जो है ये बहुत निरंकुश होते हैं, बहुत नृशंस होते हैं। इनके लिए कोई राष्ट्रहित या राष्ट्रीयता की कोई बात नहीं होती, इनका अपना एजेंडा होता है, उस एजेंडा में ये काम कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी, अब आपको एक उदाहरण देखिए, जैसे सीरिया में क्या हुआ। सीरिया में जो HAT की क्या शाम TAS जो तहरीक अल शाम है, इसके मुखिया को, जोलानी को, अमेरिका ने इसके ऊपर $1 करोड़ का इनाम रखा है इसको पकड़वाने के लिए। और अब देखिए जोलानी दमिश्क में घुस गया है, और अब वो फाइटर हो गया। अब अमेरिकन और ब्रिटिश ये कह रहे नहीं, जोलानी तो बहुत शरीफ हो गया है, ये तो फ्रीडम फाइटर हो गया, टेररिस्ट नहीं रहा है, क्योंकि उनके अपने हित वहां है। ठीक है, लेकिन देवेंद्र जी, सोरोस जो हैं अब वो कितना दमखम रखते हैं ये तो बात अलग है, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति को हिलाने का दमखम खूब रखते हैं। निश्चित तौर पे इसमें पिनाज देखे हैं, और जैसे स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं कि एक डीप स्टेट जिसकी बात हम लोग बार बार कर रहे हैं, आसान भाषा हम समझे कि वो एक ऐसा ग्रुप जिसमें पॉलिटिशियन भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशनिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे देश मीडिया के लोग हैं, नहीं वहाँ और एनजीओ के लोग हैं। हाँ। तो सामान्य तौर पे देखें कि क्या एक दुकानदार एक दूसरे दुकानदार को अपने आप पनपने देना चाहता है? नहीं। अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी भारत के किसी बिजनेस ग्रुप को कैसे बढ़ने देना चाहेगी? जॉर्ज सोरोस के केस में देखें, जैसे OCCRP जो उनका जिस ऑर्गेनाइजेशन को फंड करते हैं, कहने को यूरोप बेस्ड सबसे उदार है, फोर्ब्स ने कहा था सबसे उदार दानवादी शख्स है, और कहने को वो मीडिया ग्रुप है। लेकिन उस मीडिया ग्रुप की जो रिपोर्ट हाल के दिनों में देखें तो 5 से 7 रिपोर्ट सिर्फ अडानी को लेके है
क्या दुनिया में सिर्फ एक अडानी ही कंपनी है जो जहां पे कुछ हो रहा होगा? अगर एक मिनट के लिए आप मान भी लेंगे कुछ हो रहा है, दुनिया में इतनी सारी कंपनी, इतने सारे कॉर्पोरेशन है, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको अडानी याद आ रहा है। और अडानी कब कब आपको याद आ रहा है? जब वो कुछ प्रधानमंत्री G20 के लिए अगर जाने वाले हैं तब आपको याद आ रहा है। अडानी कुछ वर्ल्ड लेवल पे कुछ करना चाहते हैं तब आपको याद आ रहा है। इसके अलावा जितने इशूज हैं वहां पे, जो IOCCRP में आप देखें, जब ब्राजील ने कोवैक्सीन का डील रद्द किया, उसके काफी पहले वो रिपोर्ट आ गई थी। अब उन कंपनीज को ये कैसे बर्दाश्त होगा कि भारत की एक कंपनी वैक्सीनेशन को लेके दुनिया के पैमाने पे छा जाए? वो काम हुआ, OCCRP ने उसके बारे में रिपोर्ट कराई, भारत में राहुल गांधी ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, पेगासस इशू वहां पे रिपोर्ट हुआ, भारत में उसमें बवाल मचना शुरू हुआ। ऐसे अनेक उदाहरण आप उठा के देखें तो आपको समझ में आएगा कि अडानी वाला वैसे ही है कि एकदम से एक लिंक समझ में आता है कि वहां पे रिपोर्ट किया जाता है, यहां पे उसका रिएक्शन होता है, और फिर इस रिएक्शन का वहां पे फायदा उठाया जाता है कि देखिए भारत में तो क्या है, भारत की चमकती हुई तस्वीर नहीं है, भारत में तो एक्चुअली ये करप्शन है, ये दिक्कत है, देखो कितनी परेशानी है। तो ये पूरा मोडस ऑपरेंडी है। कश्मीर को लेकर सबसे बड़ी बात सोचे, और जो सोनिया गांधी जो को चेयरमैन है जिस ऑर्गेनाइजेशन की, 1994 में वो बना, सोनिया गांधी को चेयरमैन है, और उसमें कश्मीर को लेके उनकी स्ट्रेटजी हमेशा से खड़ा है। शबीर साहब को शांति का दूत बता रहे थे, और बहुत एग्रेसिव और एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स रही हैं जो हिंदुस्तान के आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखती हैं तो ये तो सीधे दिख रहा है ना कि हाँ, आपको भारत को कैसे डिस्टर्ब कर देना है। वो हर चीज जो कि भारत की यूनिटी, भारत के प्रोग्रेस को बढ़ाता है, उसको आप चोट पहुंचा रहे हैं। पर ये पॉलिटिकल पार्टीज को दिखता नहीं है कि भाई वो ऐसे शख्स के साथ अगर खड़ी हो रही हैं जो हिंदुस्तान के हितों का ख्याल नहीं रख रहा है, तो फिर तो आप देश हित में काम नहीं कर रही हैं। राजनीति से गंदी चीज क्या हो सकती है? अगर आपको अपना इंटरेस्ट साधना हो तो आपको सबसे ज्यादा फंडिंग की जरूरत होती है। क्यों? जैसे राहुल गांधी पे जब आरोप लगा, न्याय यात्रा जब कर रहे थे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि जॉर्ज सोरोस की कंपनी से फंडिंग लेता है, उसका वाइस प्रेसिडेंट उनके साथ यात्रा में मौजूद था, सेट्टी। ओके, तो सवाल खड़े होंगे कि भाई फिर ये फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्या ऐसा तो नहीं उनका इंटरेस्ट है? अदरवाइज वो क्या कर रहे थे वहाँ पे? वो कोई पॉलिटिशियन तो नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, आप NGO चलाते हैं, जॉर्ज सोरोस की कंपनी से आप फंडिंग आपको होती है, और न्याय यात्रा में आप मौजूद रहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा, अच्छा ये इंटरेस्ट क्यों दिखेगा? कि वो ये चाहते हैं, अच्छा हर चीज में होता है, जैसे ट्रेड डील ही हो रहा हो भारत अमेरिका के बीच में, तो वहां की जो कंपनीज है वो तो चाहेंगे ना कि भारत की सरकार पे इतना ज्यादा दबाव हो कि हमारे इंटरेस्ट में वो डील हो जाए। वो दबाव कब होगा? जब यहाँ के इशूज को आप उघाड़ना शुरू करेंगे, एम्बेरस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है जो ये सोचती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तुम चाहे जो कर लो, हमको जो करना है करेंगे, हम उस दबाव में नहीं आने जाए। जैसे फ्रीडम को लेके यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेके यहाँ पे कितना बवाल खड़ा होता है, किस बात पे? क्या है ऐसी स्थिति? इसलिए कि आपको उसका इस्तेमाल करना, उसका टूल के तौर पे इस्तेमाल करना। तो वो डिजाइन चल रहा है, और निश्चित तौर पे हर अनरेस्ट के पीछे आप नहीं कहा जा सकता, लेकिन अधिकांश अनरेस्ट के पीछे आपको एक डिजाइन समझ में नजर आता है। ठीक है, उसका एक पर्पस होता है कि भाई आप उससे किस तरह का फायदा उठाते हैं। लेकिन एक सवाल जो लोगों के मन में आता है कि भाई अब डीप स्टेट है, समझ में आ गया, पूरा करप्ट है, गंदगी है, और अपने अपने हितों के हिसाब से वो काम करता है। लेकिन क्या जो हमने बांग्लादेश में देखा प्रदीप जी, क्या ऐसा कुछ हिंदुस्तान में भी हम देख सकते हैं? क्योंकि वहां भी तो अमेरिका की बात नहीं सुनी तो तख्ता पलट हो गया। यहां भी कोशिश हुई। ये निर्भर करता है कि आप उनके सामने सरेंडर कर दीजिए, आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। मोदी सरेंडर नहीं किया मोदी ने, तो आप लगातार देखिए भारत के आसपास के देशों, पड़ोसी देशों में किस तरह से रिजीम चेंज, श्रीलंका में हुआ, मालदीव में हुआ, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, सबसे लेटेस्ट पाकिस्तान की हालत हम जानते हैं। पाकिस्तान की हालत बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर कोशिश यह है कि भारत को चारों तरफ से घेर कर इतना परेशान कर दो कि वो जो इंडिपेंडेंट स्टैंड ले रहे हैं वो न ले पाए। मोदी ने कहा कि हम ये नहीं मानेंगे। तो भारत की इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर जैसे जैसे बढ़ रही है, देखिए अमेरिका की खासतौर से दो चिंताएं, एक तो चीन को लेकर है कि चीन का जो प्रभाव है वो कैसे कम किया जाए, उसके लिए उसको भारत की जरूरत है। मालूम है कि उसको जो है हिंद महासागर में और जो है अगर इस तरह से रोकना है चीन को तो भारत की बहुत जरूरत है। लेकिन उसके अलावा उसकी चिंता यह भी है कि भारत इतना मजबूत, एक समय चीन को खड़ा करने में अमेरिका का सबसे बड़ा रोल था, उसको लग रहा कि भारत इतना ताकतवर ना हो जाए कि फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाए। तो ये जो बैलेंस बनाने की कोशिश है तो उसमें हमारा नुकसान ज्यादा करते हैं, उनके लिए हमारा फायदा कोई उनका मकसद नहीं है, उद्देश्य नहीं है, उनका अपना फायदा, अपना इंटरेस्ट,
वो जो कही जाती है डिप्लोमेसी की भाषा में कि कोई जो है दोस्त या दुश्मन नहीं होता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं। तो म्यूचुअल इंटरेस्ट कहाँ है? जैसे रूस और भारत का म्यूचुअल इंटरेस्ट है, तो आप देखिए दोस्ती कितने लंबे समय से चल रही है और टाइम टेस्टेड दोस्ती है। हर क्राइसिस में रूस ने हमारा साथ दिया है। पहले सोवियत संघ था, अब रूस है, साथ दिया। ये दोस्ती टूटी नहीं है तमाम अमेरिका और यूरोप की कोशिशों के बावजूद। तो इस तरह के फिर जब ऐसा लीडर आता है किसी भी देश में जो नेशनलिस्ट होता है, जो अपने देश की जो आवश्यकता है, प्राथमिकता है, जरूरत है, उसको तरजीह देता है बाकी सब बातों पर, ये डीप स्टेट को कहीं पसंद नहीं आता। यानी चाहे भारत में इंदिरा गांधी हो चाहे मोदी जी हो, ऐसे ताकतवर लीडर पसंद नहीं आएंगे। तो पहली कोशिश होती है कि भाई उनकी एंटी राइवल पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करके आप या तो मत के आधार पर वोटर का मन चेंज कर दीजिए, उस आधार पर बदल दीजिए, और अगर नहीं बदल पाए तो अनरेस्ट क्रिएट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई मत के आधार पर मतदाता को बदलने के लिए तो आप जिनको फंड कर रहे हैं उनकी ताकत होनी चाहिए, लेकिन आप अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए तो आप ऐसी संस्थाएं, ऐसे एनजीओ क्रिएट कर ही सकते हैं, कर ही रखे हैं, जो आंदोलन करें। हर समय जो है एक अनिश्चितता का वातावरण रहे, अराजकता का वातावरण रहे, उसमें सबसे पहली कैजुअलिटी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो हम अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रोक रहे हैं, उसके लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ रोक देते हैं तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट रोक देते हैं, आपकी ताकत को कम कर देते हैं, और आपकी इमेज भी टार्निश करते हैं। जैसे मणिपुर में बार बार रह कर आप शांति कायम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से वोट खड़ी होती है। तो ये भी क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीजों में भी डीप स्टेट इन्वॉल्वमेंट? बिल्कुल, देखिए ये जानबूझ करके सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया जाता है, और उन्हीं शक्तियों द्वारा जो भारत को डिस्टेबलाइज करने का, असंतुलित करने की कोशिश में लगातार रहती हैं, चाहे वो सोरोस हो, चाहे वो और ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो कुछ तथाकथित एनजीओज हों, वो पांडेर या मंदार को वो हो, चाहे वो तीस्ता सीतलवाड़ हो, ये अब धीरे धीरे ये एक्सपोज हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मुझे ताजुब होता है कि विपक्ष जो है कहीं न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट के न्यूज़ उद्धृत कर देता है समाचार। वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स को पिछले 70-75 साल में भारत में एक भी अच्छी चीज़ नहीं नजर आई है। मेरे लिए बड़े ताजुब का विषय है। तो ये सब जो किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है कि भारत इतना शक्तिशाली न हो पाए कि दूसरे देशों को चैलेंज करे। जैसे कि आपने बताया कि अमेरिका की ज़रूरत है, अमेरिका को भारत की ज़रूरत है, लेकिन उस हद तक है कि वो चीन को या रूस को एशिया में कंटेन कर सके। उससे ऊपर जाकर के फिर अमेरिका के लिए भी वो फायदेमंद नहीं होगा। आपने इसीलिए देखिए कि सब कुछ हुआ, लेकिन वो खालिस्तानी पन्नू वहां बैठा हुआ है। पन्नू के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि ये कि पन्नू की हत्या करने की साजिश की गई, उसके लिए ये। हम जानते हैं कि कनाडा वही बोलता है जो अमेरिका कहता है। हाँ, उसका अपना खुद का इंडिविजुअल स्टैंड नहीं होता। लेकिन अब अमेरिका खुलेआम कनाडा का सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकता कि अभी भी अमेरिका को जरूरत है भारत की, और अमेरिका ये जानता है कि अभी रूस को भी भारत की जरूरत है एशिया में। इसलिए अमेरिका कुछ इतना नहीं कर सकता, लेकिन तब वो बैक बिहाइंड द स्टेज जा करके वो ये सब करते हैं कि ठीक है, भारत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, स्पेशल पार्टनर है, सब कुछ है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। आपने देखा होगा रिपोर्ट अभी कि धार्मिक स्वतंत्रता नहीं। भाई, आपने पाकिस्तान की धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में कुछ नहीं कहा, बांग्लादेश में जो हो रहा धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में नहीं कहा, म्यांमार में लोगों की हत्याएं हो रही वो आपने नहीं कहा। आपको सिर्फ भारत देखा पूरी दुनिया में। और क्या आपके यहाँ धार्मिक हत्याएं नहीं होती? सिर्फ दाढ़ी के बेसिस पे किसी सिख को मुसलमान समझ के मार दिया जाता है। क्या अमेरिका में नहीं होती? क्या कनाडा में नहीं होती? वही है कि मैं करूं तो पुण्य, तुम करो तो पाप। आप जो हैं, आप जवाहिरी को मार सकते हैं, आप ओसामा बिन लादेन को मार सकते हैं, आप बगदादी को मार सकते हैं, दूसरी जगहों पे। हमने तो उसको मारा भी नहीं, निज्जर को, लेकिन आप ये कहते हैं नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। मतलब आप तो बम बनाए रखिए, हम अगर चाकू भी दिखाएं किसी को तो वो हमारे लिए गलती है। और जब मोदी जी जैसा लीडर हो
जो साफ क्लियर कट कहते देवेंद्र कि भाई हम आपके दबाव में नहीं आएंगे, जो करना है कर लो, जो आपने कहा, तो फिर शायद डीप स्टेट के लिए और ज्यादा जैसे कहें कि एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती और है। उनके लिए काम ज्यादा करने का मौका मिल और जाता वो है। बेचैनी या वो व्यग्रता जिसे कहें वो ज़्यादा नज़र आती है। अब अगर अमेरिका में फाइनेंशियल टाइम्स में ये आर्टिकल छपे कि मोदीज रॉकेफेलर गौतम अदानी एंड द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन इंडिया, मतलब वहाँ के मैगजीन में ये, अच्छा उस पूरे आर्टिकल को अगर आप पढ़िए तो उसमें ये सजेस्ट किया जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी को आपको कमजोर करना है तो अडानी को कमजोर करना होगा। हाँ, ये तो भी वहाँ पे बैठ के वहाँ के लोगों को इससे क्या मतलब है भाई, क्यों उनको नरेंद्र और आपको मोदी नरेंद्र को मोदी कमजोर को करना क्यों कमजोर करना है? है? ये यहाँ के लोग ये तय कर सकते हैं कि भारत के लोग तय कर सकते हैं हम कि उनको decide कमजोर करेंगे। करना है कि हाँ। मजबूत करना है। हाँ। तुमको वहाँ पे बैठ के क्या पड़ी हुई है? तुमको बैठ के वहाँ क्या पड़ी हुई है? प्रेस फ्रीडम की, रिलीजियस फ्रीडम की, इतने सारे इशूज, बस बहाना एक चाहिए होता है उनको कि किसी प्रकार से डिस्टेबलाइज किया जाए। और कश्मीर को ही लेकर देखें कि लगातार जो रणनीति थी वहाँ पे दबाव यही था 370 हटने के बाद कि किसी तरह से प्रेशर में लिया जाए। यहाँ की सरकार उस दबाव में झुकने वाली नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुकने वाले नहीं। जब 370 हटने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएस गए हुए थे तो इसी मैसेज के साथ गए हुए थे कि वहाँ से कोई भी दबाव आए आपको सीधे रिवर्ट करना है कि ये भाई भारत की संसद का ये फैसला है, भारत के लोगों ने एक तरह से ये फैसला किया है, इसमें हमें किसी विदेशी दखल और कोई ओपिनियन भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हालांकि बाद में उनका एक डेलीगेशन आया, आके देख के गया, सब कुछ हुआ। तो इस हिसाब से अगर सरकारें चलें तो उसमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन समझा जा सकता है कि सीधे सीधे डिजाइन। और अभी अगर आप देखें तो भारत में जो चल रहा है पोजीशन पे अटैक, वो इस वजह से हो रहा है कि बहुत सारे लिंकेज नजर आ रहे हैं। और हुआ ये कि अभी जो ताज़ा घटना इसलिए बवाल के तौर पे सामने आया कि फ्रांस के एक मीडिया हाउस ने रिपोर्ट कर दिया और उसमें बाकायदा उसने बताया कि यूएस की जो गवर्नमेंट है वो भी एड करती है, यूएस एड के तहत रॉकेफेलर फाउंडेशन हो या जॉर्ज सोरोस की कंपनी हो, ये सारी उसमें एड कर रहे हैं। वो पूरी चेन स्टैब्लिश हो पूरी गई चेन actually। एस्टेब्लिश हो रही है, तो वो नजर आ रहा है। मतलब पहली बार में ही आपको देखे तो आपको समझ में आएगा कि भाई तुमका कश्मीर से तुम्हारा क्या लेना देना। और आज ये नजर भी आ रहा था कि जब राहुल गांधी को आज निशाना नहीं बनाया जा रहा था, आज नाम सोनिया गांधी के लिए जा रहा था लगातार, उनको जब विपक्ष ने के लिए हमला बोला जा रहा नहीं, था। आप ये देखिए डीप स्टेट की स्थिति पहली बार भाजपा ने और कहिए कि भारत ने जो है अटैक किया है सीधे डीप स्टेट का नाम लेके, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर। और अमेरिकन एम्बेसडर का उस पर रिएक्शन क्या आया? वी आर डिसअपॉइंटेड। ये नहीं कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, झूठा है, तथ्यहीन है, इसमें कोई दम नहीं है, उस तरह से विरोध नहीं हुआ। दूसरी बात, राहुल गांधी के खिलाफ या किसी भी नेता के खिलाफ सबसे बड़ा आरोप क्या हो सकता है? देश का सबसे बड़ा गद्दार। ये सदन में बोला जा रहा है, सदन के बाहर बोला जा रहा है। तो आपके पास दो हथियार हैं, सदन में प्रिविलेज मोशन का आपके पास हथियार है, सदन के बाहर अदालत का अधिकार है, कंटेम्प्ट का आप जो है मानहानि का दावा कीजिए। दोनों नहीं हुआ है। तो सोनिया गांधी के खिलाफ केवल सोनिया और राहुल से ईडी की पूछताछ हुई थी नेशनल हेराल्ड के मामले में, कांग्रेस सड़क पर उतर आई थी। आज आपको कहीं दिखाई दे रहा है कि 100 लोग भी सड़क पर उतर कर विरोध कर रहे हो कि भाई हमारे नेता पर आप जो है देशद्रोही होने का, देश विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं? राहुल गांधी ही जो आज स्पीकर से मिल के आए कि मेरे खिलाफ जो डेरोगेटरी बातें कही गई हैं उनको निकलवा दीजिए, जब वो बोल रहे थे तो कहीं आक्रोश नजर आ रहा था, कहीं गुस्सा नजर आ रहा था कि अरे हमारे ऊपर इतना बड़ा आरोप आपने कैसे लगा दिया, कहां है सच्चाई, साबित कीजिए, कैसे आपने कह दिया। कोई चुनौती उन्होंने दी बीजेपी को, यानी चोर की गाड़ी में तिनका वाला मामला है, कुछ गड़बड़ है। तो इसका मतलब है आपको मालूम है सच्चाई कुछ क्या तो गड़बड़ है, जो आरोप लग रहा है उसमें तथ्य क्या है, और जो आप आरोप लगाते हैं उसमें तथ्य क्या होता है। आप तो जल्दी में रहते हैं कि कहीं से मिला और तुरंत उसको जो है आगे बढ़ाना है। अडानी के खिलाफ अभी लेटेस्ट जो है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते तो आप देखते कि 4 सरकारों पर, जिन राज्य सरकारों पर आरोप लगा वो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हैं, उनमें से एक आपकी पार्टी की सरकार। तो भाई आप पहले अपने घर में तो देखिए कि ये हो क्या रहा है, इसमें कुछ दम भी है क्या। आपके जो मुख्यमंत्री थे, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे राजस्थान में, अभी तेलंगाना में, उनसे आप पूछते तो कि क्या ऐसा हो रहा है हमारे राज्य में, तो ऐसा कुछ आपको पूछने की जरूरत ही नहीं थी। आपको लगा कि ये हथियार मिल गया मोदी के खिलाफ, बस तुरंत दाग दो। तो ये एक सेल्फ गोल की तरह हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए। नतीजा ये हुआ कि आपके गठबंधन के साथी आपके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। नतीजा ये हुआ कि गठबंधन में आपकी लीडरशिप को चैलेंज किया जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि लीडरशिप के लिए
ममता बनर्जी गठबंधन के अंदर से सबसे बड़ी पसंद बनकर उभर आई है। तो आपकी लीडरशिप में एक तरह का नो कॉन्फिडेंस व्यक्त कर दिया है गठबंधन के साथी दल। शायद सोरोस के मामले में आइसिंग ऑन द केक हो गई है कि भाई अब ये जो पूरा मामला आया है तो कई देश प्रेम की छवि भी अगर उसमें भी क्वेश्चन मार्क लग जाए देखिए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। इसमें गांधी परिवार और कांग्रेस का नाम है, विपक्ष के किसी और नेता का पार्टी का नाम नहीं है। ये भी विपक्ष के बाकी नेताओं और पार्टियों को दिख रहा होगा ना कि भाई आखिर इन्हीं लोगों का नाम क्यों आ रहा है, और जो फैक्ट्स आ रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, वो सही हैं या गलत हैं, आप इसकी तस्दीक किए बिना कैसे जो है उसको गलत साबित कर सकते हैं या कह सकते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा है। अगर पॉलिटिकल वेंडेटा है तो तुरंत आपको कोर्ट जाना चाहिए। त्रिपाठी जी, क्या सोरोस जैसी शख्सियत में इतनी कोई बहुत दुनिया के सबसे बड़े अमीर धनवान व्यक्ति हूं ऐसा भी नहीं है, क्या सोरोस जैसी शख्सियत इतना कुव्वत, इतनी मादा रखती है कि हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश में मोदी जी जैसे एक मजबूत शख्सियत वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने वो कोई अनरेस्ट पैदा कर सके, कुछ हलचल मचा सके देश में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकते हैं या उनके अंदर ऐसी कुव्वत है। हाँ, ये है कि उनको ये भ्रम है कि उनके अंदर ऐसी ताकत है कि वो भारत को डिस्टेबलाइज कर सकें। वैसे भी मोदी जी और नो मोदी जी, भारत एक ऐसा देश है जिसमें देखिए आप, भारत के चारों ओर जितने देश हैं सब जगह सैनिक क्रांति हो चुकी है तकरीबन, और चीन में तो सेना, पीएलए और कम्युनिस्ट पार्टी एक ही, लेकिन भारत में नहीं हुई क्योंकि भारत एक मल्टीलिंगुअल है, मल्टीकल्चरल है और अलग अलग पार्टीज हैं। तो वहाँ पर ऐसी सैनिक क्रांति का या ऐसी किसी भी क्रांति का जो कि भारत को डिस्टेबलाइज कर सके, उसकी कोई गुंजाइश नहीं। आपने देखा जयप्रकाश नारायण जी के टाइम में ये हुआ था कि एक मास आंदोलन चला था, एक जन आंदोलन चला था, लेकिन उसने भी देश को नहीं डिस्टेबलाइज किया। जन आंदोलन में कहीं नहीं हुआ कि हम अलग हो जाएंगे, हम इनको निकालेंगे, उनको निकालेंगे। तो ये भारत का जो इनबिल्ट डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के जो इनहेरेंट चीज़ें हैं वो ऐसी हैं कि उससे हो नहीं सकता। हालांकि अब ये लोग मुगालता पालते रहे हैं, विपक्ष भी मुगालते में है कि हम ऐसा करेंगे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो बात आई कि राहुल गांधी क्यों थोड़ा सा उतने ज़्यादा लाइट में नहीं। एक आपको याद होगा कि अभी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से पूछा भी इनकी ड्यूअल सिटीजनशिप का क्या है, तो उसका भी जवाब देने में उनको परेशानी होगी। और ये बहुत बड़ी बात है। तो विपक्ष के बाकी नेता तो जान रहे हैं कि अब ये डूबती नाव है, इन पर सवारी करना, इनके भरोसे हमें अपनी नाव चलाना कि ये मल्लाह पार कर ले जाएंगे, वो संभव नहीं है। भले ही अखिलेश या कोई दूसरे एक दूसरे वो कर दें कि हाँ भाई ये हम इनकी बात मानेंगे, लेकिन विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से अब कांग्रेस अकेली पड़ गई है, क्योंकि विपक्ष के बाकी लीडर्स भी ये जान गए हैं कि अब इन पर भरोसा करना उचित नहीं है। और दुखद बात यह है कि कांग्रेस के नेता भी शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा के बैठे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं और एक के बाद एक गलतियां करते जा रहे हैं। 4 जून के बाद जो एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की गई थी, जो एक पूरी इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, उसे हरियाणा, महाराष्ट्र और उसके बाद अब सोरेस साहब ने पूरा डिरेल ही कर दिया, मुझे लगता है। बिल्कुल, और उसके पहले से ही कोशिश चल रही थी। जैसे राहुल गांधी की जिस तरह गई थी, आपको ध्यान हो, बिल्कुल, तो उस समय वहां पर रिपोर्ट ऐसे किया गया उसी सीआरपी में, जॉर्ज सोरोस फंडेड कंपनी, बार बार इसको ध्यान दिलाना होगा कि देश के, भारत के सबसे बड़े विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता की सदस्यता छीन ली गई। उस जुडिशरी सिस्टम पे भी एक तरह से सवाल खड़े किया जा रहा था। अब इसी जुडिशरी सिस्टम ने राहुल गांधी की सदस्यता ली थी और इसी ने दोबारा दी भी, वापस दी। और उसको आप वहां पे वैसे पेश कर रहे हो कि देखो भारत में तो जुडिशरी तक ठीक नहीं है। और उसका सीधा इंपैक्ट ये रहता है कि ऐसे में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए लगातार सरकारें कोशिश कर रही होती है, वो व्यक्ति तो डर जाएगा ना कि भाई हम ऐसे देश में क्यों जाके इन्वेस्ट करें जहाँ कोई सिस्टम ही काम ना कर रहा हो। जैसे अमेरिका की कोई मल्टीनेशनल कंपनी का व्यक्ति सोचे कि भारत में इन्वेस्ट करना और ये सारी रिपोर्ट देखे वो तो डरेगा उसके बाद। हाँ, मतलब शांतिपूर्ण एक सिस्टमैटिक स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कि कल को अगर मेरे साथ अन्याय हुआ तो वहाँ का सिस्टम हमें सपोर्ट ही नहीं करेगा, तो फिर वहाँ कैसे जाया सकता है। तो ये कोशिश रहती है पूरी छवि खराब करने की। राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अडानी को लेके,
OCCRP उसका टीजर भी चलाता है कि इतने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दिखाएंगे। क्यों दिखाओगे लाइव भाई, क्या तुम्हारा क्या लेना लेना देना देना? वहाँ पे? वहाँ के लोगों का इसमें कितना इंटरेस्ट होगा, लेकिन आप दिखा रहे हो क्योंकि आपके एजेंडा के तहत वो सूट करता है। तो ये सारी चीजें एक डिजाइन के तहत चल रही थी, लेकिन निश्चित तौर पर भारत के लोकतंत्र में क्योंकि इतनी ताकत है कि लोग इन सारी चीजों को समझते हैं। जैसे देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई आरोप लगाया उसमें समझ में आता है, होना भी चाहिए, चाहे किसी भी इशू पे आप करें, लेकिन उसका अगर फॉरेन डिजाइन समझ में आने लगे तो वहां पर चिंताजनक बात होती है कि अगर आपकी कही हुई बात वहां इको हो रही हो, वहां की बात यहां इको हो रही हो, तो फिर वो बड़ी समस्या वाली बात है। प्रदीप जी, मोदी जी की सरकार ने और बीजेपी ने अभी जैसे कहें डीप स्टेट के धागे खोल दिए हैं। मतलब अभी तक ढकी छुपी बातें थी कि भाई ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का दबाव होता है, ये होता है, वो होता है। यहाँ तो उन्होंने पूरा चेन से मैप से समझा दिया कि देखो ये हो रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये हमको नहीं मान लेना चाहिए कि ये सब होने के बाद वो चुप बैठ जाएंगे, अच्छा, या कुछ नहीं करेंगे। वो पाकिस्तान के एक जनरल ने, रिटायर्ड जनरल ने कहा था, उनसे पूछा गया था कि भारत से आप 4 युद्ध हार चुके हैं, क्यों लड़ाई करते हैं? तो उन्होंने कहा हम जानते हैं जीतेंगे नहीं, लेकिन तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमको लगेगा कि हम लड़ सकते हैं। तो उनको लगता है कि वो लड़ सकते हैं, भले ही हरा ना सके। अब कोशिश की, हरा नहीं पाए, लेकिन उनको लगता है कि हम कोशिश करते रहेंगे तो एक और कुछ नहीं तो इरिटेंट के रूप में तो मौजूद रहेंगे ही। हर समय आपको एक परेशानी कि आप चैन से बैठ ना सके, काम ना कर सके, अपने देश के डेवलपमेंट के बारे में ना सोच सके। अडानी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? अडानी के प्रोजेक्ट्स देखिए, ग्रीन एनर्जी, पोर्ट, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, सब ज़्यादातर बड़े प्रोजेक्ट अडानी के हैं। तो और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ऐसा है कि इसका जेस्टेशन पीरियड बड़ा लंबा होता है, इसमें प्रॉफिट बहुत कम होता है। किसी भी देश की जो इकॉनमी खड़ी होती है जिस पर, वो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। तो उसको रोक दो, अडानी को रोक दो, वो रुक जाएगा। ग्रीन एनर्जी में जो काम हो रहा है, अडानी जो काम कर रहे हैं, दुनिया में भारत जो काम कर रहा है, सोलर एनर्जी में भारत आज नंबर 1 हो गया है। तो ये सब रोके बिना भारत को नहीं रोक सकते हैं। तो आप टारगेट चुनिए कि कौन है, कौन सा एक ईंट खिसकाने से कैसे इमारत गिर सकती है, उसकी कोशिश चल रही है। हाँ, मतलब वो जो अडानी को कमजोर करो तो मोदी कमजोर होंगे, वो फिलॉसफी उस तरह से चल रही है, जबकि देश कमजोर होगा ये कोई नहीं सोच रहा है। त्रिपाठी जी, एक सवाल के डीप स्टेट को मोदी जी जैसे मजबूत नेता से दिक्कत है या हिंदुस्तान की तरक्की से दिक्कत है? देखिए, मैं कहूँगा दोनों से दिक्कत है, क्योंकि हिंदुस्तान की तरक्की जो हो रही है वो रेगुलर स्थायी तौर पे हो रही है उसके नेता की वजह से। तो डीप स्टेट ये चाहता कि दोनों में से किसी एक को डिस्टेबलाइज किया जाए और दूसरा अपने आप डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो उनका इसीलिए देखिए, जैसे आपने कहा दोनों ने कि अडानी की बात हो रही है, मैं इसमें भी मुझे समझ में नहीं आता। भाई, अडानी एक प्राइवेट बिजनेसमैन है, उसके खिलाफ यूएस में कुछ बात हुई, उसमें सरकार का क्या लेना देना है? वो उसने फंडिंग वहाँ से, इन्वेस्टमेंट वहाँ से किया है, प्राइवेट बिजनेसमैन है। सरकार का सिर्फ इतना, उसमें सिर्फ इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है कि वो गुजराती मूल के हैं। अगर ये बात है तो आप जानते होंगे कि 1970 के दशक में ये आम था कि नॉर्थ ब्लॉक में फाइनेंशियल पॉलिसी, हमारी वित्तीय पॉलिसी नीति बनाई जाती थी, वो अंबानी को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती थी, धीरू भाई अंबानी को। ये विश्वविदित सत्य है। तो और ये चीज अब आप करें, और अडानी को किसने, राजीव गांधी के टाइम में अडानी को पोर्ट का काम दिया गया था। तो अगर कोई ये कर रहा है, जब तक उसके खिलाफ आपके यहाँ साबित न हो जाए कुछ, जब तक ये ना साबित हो जाए कि मोदी जी के सीधे रिश्ते अडानी के साथ हैं और फाइनेंशियल टर्म्स हैं, तब तक आप किस बिना पर आप सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो आप सभी, हमारा वक्त की कमी है और लगातार मुझे पीसीआर से कहा जा रहा है कि अब इसको कॉफी की चर्चा को यहाँ हमें खत्म करना होगा। तो डीप स्टेट के मुद्दे पर हमने काफी डीपली और काफी खुल के बातचीत की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।